So children, let's start with our first chapter of the series of economics once again in the name of what is called as sustainable economic development. So मैं पहले आपको सीक्वेंस बता दूं कैसे हम चलेंगे। हम पहले अपना पूरा चैप्टर पीपीटी से पढ़ेंगे, फिर जो पीडीएफ नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले किए हुए हैं आपको नजर आ गए होंगे, हम फिर इससे एक बार देखेंगे and thereafter I'll be taking up the exact ISC book of class 11th जिसमें कॉम्पोजिशन आपका थोड़ा बड़ा ही गड़बड़ टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया एंड ऑल दैट। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसकी नीड क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, इफेक्ट क्या होंगे इसके ऊपर, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन और प्रैक्टिकली कुछ है नहीं। ठीक है, so let's proceed it in the very same sequence। समझिए सब लोग। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक सिंपल सा इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं। ईयर्स अगो एक एडवर्टाइजमेंट आया था बच्चों टीवी पे, जो बहुत बार बाद में भी आ चुका है। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल से लेके लौट रहे होते हैं और उनका बच्चा कार के आगे वाली सीट पे बैठ के साइकिल से खेल रहा होता है और उसके पिता उस बच्चे से पूछते हैं क्या तुम्हें साइकिल का मैकेनिक बनना है। कह रहा हाँ, इसमें बहुत फायदा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि रिसोर्सेज तो रहेंगे नहीं, फ्यूल रहेगा नहीं और फ्यूल लोग वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल है तब भी गाड़ी ऑन है। तो जब सारे रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे, फ्यूल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो लोग साइकिल पे चलेंगे और साइकिल खराब होगी तो मैं साइकिल का मैकेनिक बनूंगा। तो अल्टीमेटली क्या दिया जा रहा है मैसेज सोसाइटी को, ये इंडियन ऑयल का या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऐड था कि ट्रैफिक सिग्नल पे अगर 2 मिनट से ज्यादा रुकना हो तो अपनी व्हीकल का इग्निशन ऑफ कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट में व्हीकल का फ्यूल ज्यादा लगेगा, एक बार स्टार्ट करने में उतना ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, और अगर 20-25 सेकंड है तो स्टार्ट रहने दीजिए इंजन, क्योंकि तब अगर ऑफ किया तो स्टार्ट करने में और ज्यादा फ्यूल सक करेगा। तो उनका बच्चा अल्टीमेटली बात कर रहा था कि आज हम रिसोर्सेस को सिर्फ इतना ही यूज करें, इतना एक्सप्लॉइट करें कि भविष्य में वो हमारे पास पूरी तरह से अवेलेबल रहे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉर आईएससी क्लास 11 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो जो टॉपिक्स आईएससी 11th के सिलेबस में इन पीपीटी से कवर नहीं होंगे, दैट विल बी डूइंग फ्रॉम द बुक डायरेक्टली। ओके, चलिए। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रोथ तो ज्यादा है। सबको मैं 3 बातों का एक छोटा सा ज्ञान देने जा रहा हूं, फिर हम आगे अपने ज्ञान को मजबूत और करेंगे। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 चिल्ड्रन। देश की तरक्की की हिस्ट्री जो लिखी गई वो 1950 से लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ। बट उसके पहले ही 1948 में बच्चों एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट लगभग सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहती थी। पता लग गया 1956 तक कि कुछ ज्यादा बहुत अच्छा कर नहीं पाए, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सेकेंड टाइम 1956 में आया। काफी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, तब भी कुछ खास नहीं हुआ बच्चों। 1991 के हालात तो ये हो गए कि इंडिया को सिर्फ 14 दिन का फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल था अपने इंपोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए। मतलब जो हाल पाकिस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश का हुआ, शायद हिंदुस्तान का भी वही हो जाता अगर मनमोहन सिंह जी ना होते तो पुरानी पॉलिसीज 1948 और 48 के बाद 56 की जो थी बच्चों, वो LPQ सिस्टम पे चलती थी। L स्टूड फॉर लाइसेंसिंग, हर चीज का लाइसेंस, कपड़े की दुकान भी खोलिए तो लाइसेंस चाहिए। इससे सरकारी इंप्लॉइज को घूस लेने का मौका मिल गया और बिजनेसेस पनप नहीं पाए। प्रोहिबिशन था, आपको जितने यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस करने की परमिशन दी है, आप उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि अगर आप बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो आप दूसरी कंपनीज को डोमिनेट करेंगे और आपका आउटपुट क्योंकि सस्ता होगा, क्योंकि बल्कि प्रोडक्शन है, तो आप ही आप रहेंगे, हम ही हमें, बाकी सब चीनी काम, दूसरे तो मर जाएंगे। और एक दिन आप कंट्री को रेगुलेट करेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स के केस में ईस्ट इंडिया कंपनी की औकात इतनी ज्यादा थी तो वो क्वीन एलिजाबेथ या ब्रिटिश क्राउन को ओवररूल करने लग गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतनी रियायतें, इतनी सहूलियतें, इतने बेनिफिट्स, इतने राइट्स दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटिश सरकार बन गई एक तरह से।
लाइक आज अंबानी, अडानी, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड इनफाइनाइट राइट्स दे दे तो यही भारत सरकार बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो प्रोहिबिशन किया जाता था, सरकार डरी हुई थी क्योंकि 47 में तो आजाद हुए कि फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ना आ जाए। कोटा सिस्टम वाज देयर, व्हाट, जितना कोटा डिसाइडेड है उतनी बाइंग सेलिंग आप करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? तो सर प्रोहिबिशन भी तो वही है? नहीं, प्रोहिबिशन में इन्वेस्टमेंट का प्रोहिबिशन हो गया, कोटा में आउटपुट की क्वांटिटी का प्रोहिबिशन हो गया। जब देखा गया बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे तो मनमोहन सिंह जी को पकड़ा, जो उस समय सो कॉल्ड जनता दल की सरकार जब हुआ करती थी, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के इनको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भेजा और बोला कि भाई वहां से कुछ जुगाड़ पानी करके फॉरेन करेंसी बोरो करके लो, सोना गिरवी रख के। मनमोहन सिंह जी को बोला कि आप हैं कौन? कह रहे मैं इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कह रहे जरा ध्यान से देख लीजिए आपकी सरकार गिर चुकी है हिंदुस्तान में। फिर इलेक्शन हुए, राजीव गांधी जी का 91 में मर्डर भी हो गया था मई में, और उसके बाद फिर नई सरकार कांग्रेस की बनी और इंडिया की ब्राइट हिस्ट्री तभी से लिखनी स्टार्ट हुई चिल्ड्रन। इन्होंने फॉरेन कंपनीज को इतना पार्टिसिपेशन दिया, इतने बेनिफिट्स दिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना आज इंडिया में आ रहा है उस जमाने के अनुसार उसका 10 गुना आया था। मतलब अगर उस समय 100 करोड़ आया तो आज कम से कम 10,000 करोड़ आना चाहिए, बट इतना आज आता नहीं है। तो जब बाहर से विदेशी कंपनियां आई, पैसा लाई, वो पैसा हमने उधार चुकाने में इस्तेमाल कर दिया। नहीं समझे बात को? मेरे को दूध वाले को पेमेंट करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मेरे को जब रेवेन्यू देंगे, फीस देंगे, मैं उससे पेमेंट कर दूंगा, और आपको तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो भारत सरकार ने कहा जमीन सस्ती ले लो, टैक्स में 10 साल की छूट ले लो, पैसा लाओ बस। जब वो लोग आए तो मैकडोनल्ड्स आया, कोको कोला आया, पेप्सिको आया, अपने साथ टेक्नोलॉजी लाए, टैलेंट लाए। केएफसी जब तक नहीं था, मैकडोनल्ड जब तक नहीं था, क्या इस तरह के टेस्ट का सामान बिकता था बाजार में? नहीं बिकता था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से देश के हालात सुधर गए। और सुधरे कैसे? जो एलपीजी था, सॉरी एलपीक्यू था, वो बन गया एलपीजी। एल स्टूड फॉर लिबरलाइजेशन, हियर इट वाज लाइसेंसिंग। लिबरलाइजेशन मतलब गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट अप द बिजनेस। पी स्टूड फॉर प्रमोशन, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन में आएगा। तो अर्लियर इट वो सॉरी 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 मैं ग्लोबलाइजेशन सीधे बोल के नजर आ रहा था। पी स्टूड फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो 1948 में पूरी की पूरी कंपनी सरकार के पास, 56 में थोड़ा बहुत, मतलब समुद्र में एक लोटा पानी प्राइवेट सेक्टर, और 1991 में गवर्नमेंट ने कहा चार हमारे पास रहेंगे, बाकी सब ले जाओ। क्या क्या चार हमारे पास रहेंगे? रेलवेज, डिफेंस, हेवी मेटल्स और एटॉमिक एनर्जी। ये चार हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेटाइज कर दिया तो दिवाली में एटम बम मिलेगा पड़ोस की दुकान पे। तो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ और बाहर तक अपने प्रोडक्ट को बेचिए। यही काम चाइना ने 1949 में स्टार्ट कर दिया था, जो हमने 1991 में स्टार्ट किया। हमने उन चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जो इंपोर्ट हम करते थे। चाइना ने इसके साथ साथ उन चीजों को भी प्रमोट किया जो दूसरे देशों में इस्तेमाल होती हैं। छोटे से गणपति 5 रुपए के बनते हैं चाइना में और इंडिया में 25 के बिकते हैं। तो चाइना हर उस चीज को बनाता था जो उनके यहां यूज होती है ताकि इंपोर्ट ना करनी पड़े, एज वेल एज जो दूसरे देशों में इस्तेमाल होती है ताकि वो उसे एक्सपोर्ट करे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट का एक बड़ा अच्छा वर्ड था, नॉट गेटिंग इट, एक्सपोर्ट, हाँ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, गॉट इट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी पे हम काम करने लग गए, जिसमें हमारा ज्यादा इंक्लिनेशन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे तो हुआ, उन चीजों को बनाए जिसको इंपोर्ट करते थे, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम काम कर ही नहीं पाए। तो जैसे हमारे आजकल के बच्चे अपना पढ़ने में दिमाग नहीं लगा रहे, दूसरों को कैसे नीचे दिखाना है वो लगाओ। तो चाइना ने कहा हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करेंगे और एक्सपोर्ट का प्रमोशन भी करेंगे। तो इसीलिए चाइना हमसे कहीं आगे चला गया और हम सपना देख रहे हैं आगे निकलने का। खैर, इसी से लिंक्ड है हमारा टॉपिक चल रहा है। इतना अंधी दौड़ में, ग्लोबलाइजेशन में अंधे हो गए बच्चों, इतना प्रोड्यूस करने लग गए, उससे रिसोर्सेस की इतनी बैंड बजाई कि कुछ रिसोर्सेस तो ऐसी हैं जो शायद 10 साल बाद आपको नजर भी नहीं आएंगी। तो झटपट आप एक पहला सेंटेंस लिखें कॉपी में, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेडिंग डाल के, ग्लोबलाइजेशन हैज प्रॉमिस्ड हायर ग्रोथ बट इट हैज अ हाई कॉस्ट एज वेल। चलिए, सो क्या क्या हमने अचीव किया मैंने आपको पहले लिखवा दिया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ताबड़तोड़ तरक्की की, बट इसके लिए एनवायरनमेंट की बैंड बजा दी हमने। इज दैट अंडरस्टूड?
तो ये पीपीटी से पढ़ने में एडवांटेज ये होगा, पिक्चर्स वगैरह आपके दिमाग में रहेंगी तो आप आंसर फ्रेम ठीक से कर लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो आप तरक्की करें वो अच्छा है, बट एनवायरमेंट की बैंड बजाएं, क्या ये अच्छा है बच्चों? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो वी हैड स्पेंट अ ह्यूज प्राइस, एनवायरमेंट की आपने बैंड कायदे से बजा दी है। AQI लेवल तो सुना ही होगा आपने। मैं एक बार धनौल्टी गया था, वहां पे AQI लेवल 16 था, और 50 जो होता है दैट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। दिल्ली में 900 के आसपास होता है। आप अगर सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं, दिल्ली में सांस ले लीजिए, सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है वो। इज दैट क्लियर? एंड अपने प्रयागराज में भी 300 के आसपास ये रहता ही रहता है। इतना खतरनाक है, सोच लीजिए। तो भाई रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या है इंडिया में? एनवायरनमेंट का क्या हिसाब किताब है? क्या हमने स्ट्रैटेजिक सो कॉल्ड चीजें उठाई, या हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, या क्या कदम उठाए, क्या क्रिटिकली हमने चीजें सोची जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो? सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। बचपन में ईवीएस में आपने पढ़ा होगा, ये सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बायोटिक एंड एबियोटिक। एबायोटिक भी बोल सकते हैं, एयर वाटर लैंड, इनको क्या बोलते हैं आप? एबियोटिक। बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। अब बायोटिक एंड एबियोटिक में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब जिसमें सेल स्ट्रक्चर या जीन है, जेनेटिक है, वो बायोटिक, और जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है वो एबायोटिक। लॉजिक समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। एक चीज और बताता हूं, जो गॉड मेड है बायोटिक, जो मैन मेड है अबायोटिक। सर बच्चे भी तो इंसान पैदा करता है, नहीं तो क्या? क्या नहीं, तो एयर गॉड मेड तो है, बट एयर का प्यूरिफिकेशन तो हम करते हैं ना। वाटर इज गॉड मेड, बट उसको पीने लायक तो हम बनाते हैं, समुद्र का पानी थोड़ा पी जाओगे। लैंड इज गॉड मेड, बट कैसे इस्तेमाल करना है वो तो हम बनाएंगे। बच्चे तो इंसान ही पैदा करता है, बट बॉडी स्ट्रक्चर सेल तो ऊपर वाले ने डिजाइन किया हुआ है भाई। क्या आज तक आप क्लोनिंग कर पाए ह्यूमन बॉडी की भी तो लोग मर गए जल्दी। तो बस ये याद रखिएगा, सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जीन्स अगर हैं तो इट इज बायोटिक। सर पानी में भी तो सेल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने जीन ऐड कर दिया चिल्ड्रन। ओके, तो ये चीज आपने ईवीएस में पढ़ी होगी, बायोटिक और एबियोटिक क्या होते हैं। क्या? ओ सॉरी, ये एबायोटिक एलिमेंट्स होगा। तो बायोटिक वो हो गए जो लिविंग हो गए, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग। अब आप बोलेंगे सर पानी तो लिविंग होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया पनपता है, तो बैक्टीरिया लिविंग हो ना, पानी थोड़ा लिविंग नॉन लिविंग में आ जाएगा। और जैसे स्टोन है तो ये डेड की कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आ गया व्हाट इज एनवायरमेंट चलन? झटपट अपडेट करें, चलिए डन चलन। फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, भाई एनवायरमेंट क्या क्या काम करता है? अगर एनवायरमेंट ना हो, क्या जितना वेस्ट इकट्ठा होता है वो प्रोसेस हो पाएगा? नो। आपने केला खाया, आलू पोटैटो पील किया, एप्पल पील किया, आम खाया, गुठली भी खा जाते हैं। एप्पल का छिलका शायद एक बार खा जाते हो, पोटैटो का छिलका तो नहीं खाएंगे। वो सर घर में गेस्ट आते हैं ना, उसको बेसन में तल के उनको पकौड़ी बना के खिलाते हैं उसकी। चलिए, तो आप गेस्ट को एनवायरमेंट समझ लीजिए फिर। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पे क्या करते हैं? इसको गमले में गाड़ दिया, आपने जमीन में इसको फेंक दिया, रिसाइकलिंग प्लांट में इसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। तो वेस्ट को इकट्ठा करके प्रोसेस करने का काम भी किसका है बच्चों? एनवायरमेंट का। अगर एनवायरमेंट नहीं होगा, वाटर, एयर, सन, ऑक्सीजन नहीं होगा, जिंदा रह पाएंगे आप? नॉट एट ऑल। अगर एनवायरमेंट नहीं होगा, पेड़ पौधे पनप पाएंगे? नॉट एट ऑल। और अगर एनवायरमेंट नहीं होगा, तो क्या जो नेचर की ब्यूटी है, हिल स्टेशन में जाके आप उसको फील कर पाएंगे बच्चों? नॉट एट ऑल। तो एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन लाइक पेड़ हो गए, लाइक दैट। ओके, एंड काफी केमिकल्स और मिनरल्स आपको अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। डायमंड, नेचुरल डायमंड का प्राइस ज्यादा होता है, लैब ग्रोन का थोड़ा कम। तो एनवायरमेंट से ही तो आया है। खोपड़े में बात गई। कॉपी करिए चारों पॉइंट्स, एक एक करके समझते हैं सबको। चलिए, सो हाउ एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। सूरज चाचू नहीं होंगे, हाँ सर बहुत गर्मी पड़ती है, ठंडी में बोलते हैं बहुत ठंडी पड़ती है। विटामिन डी के सप्लायर कौन है भाई? सूरज चाचू। जितना आप दवाई खा लीजिए, गांव में कभी सुना है किसी को विटामिन डी की कमी हो? नो। खेत खलिहान में काम करते हैं, बैठते हैं धूप में, यहाँ पे दिन भर मरे रहेंगे एसी कमरे के अंदर। इसीलिए एचडीएल और एलडीएल, लो कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ जाता है चिल्ड्रन। तो अगर सूरज चाचू नहीं होंगे
तो क्या अच्छी धूप मिले बगैर कोई पौधा पनप पाएगा? खेती बाड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सन, सॉइल, वाटर एंड एयर। तो सन इज नेसेसरी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच टीचर्स टेक हीट इन विंटर वेकेशन व्हेन दे डू नॉट हैव एनी क्लास इन द स्कूल एंड दे सिट ऑन द फील्ड। तो ऐसा ना हो कि कोई टीचर धूप सेक रहा है, दूसरा पूछे वो टीचर कहाँ है, सर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सॉइल, खाद नहीं होगी तो क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी नहीं होगा तो क्या नारियल पानी मिल पाएगा? सर पानी का नारियल पानी से क्या कनेक्शन? ध्यान से सुनिएगा। क्या राजस्थान में नारियल पानी के पेड़ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये कोस्टल एरिया में ही क्यों होते हैं? ये नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है इसमें। जब ट्रांसपिर वही पानी उसके अंदर आता है तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इसीलिए सर कोस्टल एरिया पे ही डाला। इसीलिए कोस्टल एरिया में होंगे, वो वही पानी आपको मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, देखिए नेचर कितना भयंकर है। जो समुद्र का पानी वहां आ रहा है वो नमकीन है, और जो ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा मीठा हो गया। तो सॉल्ट जो है वो नीचे बैठ गया। तो ये साइंस से आपको सीखना चाहिए। क्या? फिर वो बैरन लैंड नहीं हो जाएगा? नहीं, बैरन लैंड हो नहीं जाए क्योंकि बालू है ना, तो वो उसको बैरन लैंड होने में सो कॉल्ड सपोर्ट करती है, वो उसको बैरन होने नहीं देती है। इसीलिए वहां पे जो खेती होती है वो इन्हीं सब चीजों की होती है। अब यहाँ पे देखिए, गर्भ जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। हम बैरन लैंड में अगर कोशिश करें और पानी की सप्लाई कहीं से करवा दें तो शायद वहां पे भी नारियल का पेड़ उग जाए। बट बैरन लैंड में क्यों नहीं उगेगा? वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी भी नहीं है। ओके। एंड इफ एयर इज नॉट अवेलेबल, ओनली वाटर इज देयर, एयर है ही नहीं, तो भाई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो चीजें पनप नहीं पाएंगी। ओके। एसलमेट्स वेस्ट, जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है, घर का हो या इंसान के शरीर का हो, ये सारा का सारा गार्बेज के फॉर्म में, सीवर के फॉर्म में कहां पे जाके इकट्ठा होता है? एनवायरनमेंट में। आपने वो देखे होंगे दिल्ली वगैरह में, बड़े शहरों में दे क्रिएट, पहाड़ होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या? नहीं, अंग्रेजी में उसको कुछ और बोलते हैं, लैंडफिल। लैंडफिल्स बोलते हैं। चिट्टी रोबोट को जब फेंक के आए थे तो लैंडफिल्स इकट्ठी होती है, और अगर वहां से आपने इसको प्रोसेस करके इसको सुधारने की कोशिश नहीं की बच्चों, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। समझे बात को? कॉपी करिए झटपट फास्ट।